हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस सेशन में बात करेंगे मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज इन एई एंड जेई इलेक्ट्रिकल पार्ट 5। इस सीरीज का पार्ट 5 है ये। सो लेट्स स्टार्ट। अ सिंगल फेस वन pulse diode rectifier is feeding an RL load while freewheeling diode across the load. For conduction angle beta, the main diode and freewheeling diode would respectively conduct 4. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि जो हमारा मेन डायोड है और जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है, ठीक है जी, तो एक ही एंगल तक ये कंडक्ट करेंगे। तो जब हम वन पल्स रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये पाई है। सो सिंगल पल्स में ये यहाँ तक आता है, लेकिन जब आरएल लोड हम लगाते हैं, जब आरएल लोड लगा होता है, तो ये यहाँ टर्मिनेट ना होके कुछ इस तरह से टर्मिनेट होता है, दैट इज बीटा एंगल पे। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेन डायोड है वो काम करता है, और ये जो एंगल है इस पे हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेन डायोड जो है वो हमारा पाई तक कंडक्ट करेगा और बीटा माइनस पाई तक हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ज टैंक इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन याद होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पेनस्टॉक एंड वाल्व हाउस। द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड लीडिंग बाय एडजस्टिंग। तो पहले तो हमें पता है कि एक क्वेश्चन इससे ऐसा बनता है कि कौन सी ऐसी मोटर है जो लीडिंग लैगिंग और जीरो लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर पे चलती है। तो उसका आंसर होगा हमारा सिंक्रोनस मोटर। और इसके जो पावर फैक्टर है उसको लीडिंग में लाने के लिए हमें एक्साइटेशन को चेंज करना पड़ता है। तो बाय एडजस्टिंग द एक्साइटेशन वी मेड द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर लीडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर हैज डैम्पर वाइंडिंग इन रोटर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन एट सिंक्रोनस स्पीड, अल्टरनेटर डैम्पिंग वाइंडिंग कैरीज। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बार हम इसमें गलती करते हैं। और इसका राइट आंसर सिंपल सा है कि नो करंट। कि जब हमारा जो अल्टरनेटर है वो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होगा, तो डैम्पर वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस फेजर इज ए। ये हमारा ए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। सिंपल सा इसका आंसर बनता है, सिंक्रोनस फेजर हमारा होता है जीपीएस बेस्ड फेज मेजरमेंट यूनिट डिवाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, जिसको हम मैक्सिमम टाइम THD इस नाम से भी ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी। इसका हमसे पूछा हुआ इन इज वन ऑफ द पैरामीटर टू वैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ इन्वर्टर। इट इज द। तो ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू टू RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, RMS values of voltage of nth harmonics to average value of fundamental frequencies, RMS value of voltage of nth harmonics to the RMS value of fundamental frequencies। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है, द RMS value of voltage of nth harmonics to RMS value of fundamental frequency। ठीक है जी। सो कई बार आप ध्यान रखिए, कई बार इसको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की जगह सिंपल सा THD भी ये एग्जाम में लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड करंट कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर डीसी मोटर टू अचीव। फिर अब जब हम डीसी मोटर में हम स्पीड को डिफाइन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट इज माइनस ए आर ए बाय के फाई। तो यहाँ पे हमें ये क्या बोल रहा है, फील्ड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर डीसी मोटर टू अचीव। तो जो फील्ड कंट्रोल है, फील्ड कंट्रोल से हम किसको एडजस्ट करेंगे, हम करेंगे फ्लक्स को। ठीक है जी। तो इसके साथ हम अब स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड। ठीक है जी। तो ये एक फील्ड करंट कंट्रोल मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जो हमें अबव नॉर्मल स्पीड देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉल इफेक्ट सेंसर इज ए। तो हॉल इफेक्ट सेंसर हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइप सेंसर होता है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। ठीक है जी। लेकिन जब हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर जब हमारे पास रहता है एग्ज़ाम में, और साथ में नेगेटिव, क्योंकि
साथ में नेगेटिव मार्किंग का एक जो डर हमारे दिमाग में रहता है, उस केस में हम इस क्वेश्चन को काफ़ी बार ओवरथिंक करके गलत करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सीआरओ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड अक्रॉस। तो जो जैसे हमें पता है सीआरओ में, मतलब हम इसमें ऑप्शन तो हम दो, तो हम ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं कि फोकसिंग एनोड, फोकसिंग इलेक्ट्रोड और कैथोड पे तो हम जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे इसमें दो तरह की प्लेट्स रहती हैं, दैट इज़ वर्टिकल प्लेट्स और हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट। अगर आपको सीआरओ का कुछ ध्यान होगा तो ऐसी सी डायग्राम बनती है जब हम इसकी प्लेट्स की बात करते हैं, और ये होता है हमारा बीम। तो ये होती हैं हमारी वर्टिकल प्लेट्स, दैट इज़ बाई प्लेट्स, और ये होती हैं हमारी एक्स प्लेट जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे हम स्क्रीन शो करते हैं, फॉस्फोरस स्क्रीन, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, दैट इज़ बाई प्लेट्स। दैट इज़ वर्टिकल प्लेट्स के अक्रॉस हम जो हमारी क्वांटिटी हमने मेज़र करनी है उसको प्लेस करते हैं, और एक्स प्लेट पे क्या है, हम एक्स प्लेट पे हम अपनी स्वीप वेव जनरेटर की आउटपुट देते हैं। इट इज़ स्वीप वेव जनरेटर। ठीक है जी। इसको हम काफ़ी टाइम सॉटूथ जनरेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सॉटूथ वेव हमें प्रोवाइड करवाता है कुछ अ, ऐसी शेप में। ठीक है जी। तो इसको हम सॉर्ट ऑफ वेव भी मैक्सिमम टाइम कह देते हैं। हाँ, अभी ये थ्योरम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द n नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो प्रोवाइडेड द नेटवर्क सेटिस्फाइज किरचॉफ्स लॉ इज कॉल्ड। तो आपने थ्योरम्स तो तैयारी करते टाइम पढ़ी होंगी, और उसकी एक आपको मैं इक्वेशन लिख के बताऊं तो ये है समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू n पी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद होगी कि कौन सी थ्योरम की ये इक्वेशन रहती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व या इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे, और इसका राइट आंसर है टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम बोलती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सभी ब्रांचेज के जो पावर होता है उसका सम जीरो के इक्वल में रहता है, और जो किरचॉफ्स लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a two-port RL network excited by AC voltage source, maximum power is transferred when। तो टू पोर्ट आरएल नेटवर्क में हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो कब ट्रांसफर होती है। ठीक है जी, जब वोल्टेज सोर्स एसी से हम उसको एक्साइट करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, दैट इज लोड इम्पीडेंस, दैट इज जेड एल, इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द, दैट इज लोड इम्पीडेंस जो होगा वो इनपुट इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो, इस कंडीशन में हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी एक साइड से दूसरी साइड को। A surge originated in the overhead line of higher surge impedance and enters into the cable of lower surge impedance. Which of the following statement is correct? तो ये एक ही एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी और भी स्टेट के एग्जाम में ये आता रहा है अभी तक, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज मच रिड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड करंट इज इंक्रीज इन केबल। तो ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, जब हमारी ओवरहेड लाइन एक जो हमारी ट्रांसफॉर्मर्स में हम जब उसकी सप्लाई देते हैं ओवरहेड लाइन की, तो उससे पहले हम इसको सॉरी ट्रांसफर फॉर्मर से इसको हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ओवरहेड लाइन का जो सर्ज इम्पीडेंस है वो हमारा रहता है अराउंड 400 ओहम्स, और जो हमारा केबल का जो सर्ज इम्पीडेंस है ये रहता है हमारा अराउंड 40 ओहम्स। तो इसलिए हम केबल के थ्रू ट्रांसफार्मर और ओवरहेड लाइन को कनेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो वोल्टेज स्पाइक है या सर्ज है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेगर व्हेन नॉट इन ऑपरेशन इंडिकेट्स ए रेजिस्टेंस ऑफ। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, और ये भी ए के एग्जाम में ही रिपीट हुआ है, और जे के एग्जाम में भी आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इनफाइनाइट ओहम्स इन स्नवर सर्किट। ठीक है जी। तो स्नवर सर्किट हम हमेशा पढ़ते हैं। स्नवर सर्किट किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट फॉल्स ट्रिगरिंग। ठीक है जी, फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर, या जिस भी
डिवाइस के अक्रॉस ही हम लगाते हैं, उसकी फोर्स ट्रिगरिंग से ये प्रिवेंट करता है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक तो पूछा है कि हमें ये तो पता है कि आर दैट इज रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हमारा कंबाइन होके सीरीज में कंबाइन होके एक स्नवर सर्किट फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया क्या है कि जो आर है वो हाई वैल्यू का है या लो वैल्यू का है, और जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हाई वैल्यू का है या लो वैल्यू का है। तो ये इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लो वैल्यू रेजिस्टेंस एंड लो वैल्यू हाई वोल्टेज कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा स्नवर सर्किट। और स्नवर सर्किट जो भी हमने डिवाइस प्रोटेक्ट करनी है उसके अक्रॉस, अक्रॉस मीन उसके पैरेलल में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जो भी डिवाइस जैसे थायरिस्टर है या एससीआर हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसके अक्रॉस मीन्स पैरेलल में हम इसको, इस कॉम्बिनेशन को लगाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फायरिंग एंगल्स ऑफ पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एससीआर्स एंड दैट ऑफ नेगेटिव ग्रुप ऑफ एससीआर इन केस ऑफ ए थ्री पल्स थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर इज ऑलवेज इक्वल टू। अब आपने, मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन इन्होंने क्या है, ये हमें थ्योरेटिकल या हमें बर्डिंग में उलझाने की कोशिश की है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो हमारा अल्फा 1 फायरिंग एंगल है वो हमारा पॉजिटिव ग्रुप को यहाँ पे शो कर रहा है, और जो हमारा अल्फा 2 है वो नेगेटिव ग्रुप ऑफ एस को शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल इक्वेशन है साइक्लो कन्वर्टर के केस में। मोस्टली यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस साइक्लो कन्वर्टर के टॉपिक के ऊपर, बस वर्डिंग उनकी पूछने की अलग अलग रहती है हर एग्जामिनर की। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और हाँ, प्लीज़ आपसे एक वो है कि अभी जैसे एच पी एसएससी पेपर लीक मामला भी चला हुआ है। ठीक है जी, तो जैसे यूट्यूब पे या कहीं भी काफ़ी वीडियोज़ या काफ़ी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ बोला जा रहा है, कुछ भी है। लेकिन प्लीज़ अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस या जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए। क्योंकि यूट्यूब पे तो तरह तरह के लोग तरह तरह की वीडियो बनाते हैं। कोई बोलता है कि इसका काम जो है जो एचपीपीएससी देखेगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। और जहाँ तक रही एचपीएसएससी को सस्पेंड होने की बात, तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे सीएम साहब ने 60 डेज़ का हमें बोला है अपनी स्टेटमेंट में कि 60 डेज़ के अंदर हम सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। और काफ़ी बच्चे हैं जो एसएसए और सॉरी अपना लाइनमैन का जिनका डीबी हुआ था, तो जैसे सीएम साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, तो उन्होंने उसमें भी किया कि उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे। सो प्लीज़ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लीजिएगा आप, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है जी? और सो थैंक यू।